हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक बेटा हम लोग देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं और अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो केमिकल काइनेटिक्स में किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। देखो दो लॉ एक्चुअली अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड सेकंड वन इज व्हाट, रेट लॉ। बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली इक्विलिब्रियम में भी आपने क्लास 11th में देखा है, बट फिर से हम लोग रेट लॉ को समझने के लिए पहले लॉ ऑफ मास एक्शन में थोड़ा चलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा समझेंगे एंड व्हेन वंस हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रेट लॉ को स्टार्ट करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। ध्यान देना, देखो बेटा हम एक रिएक्शन देख रहे हैं। मान लिया ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ए बी। ये क्या है भैया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। जरा ध्यान दियो। और ये जो था ये क्या था भाई, ए और बी, ये दोनों क्या है हमारा रिएक्टेंट, है ना। ए और बी क्या है हमारा रिएक्टेंट। अब जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करते, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है इसको जरा समझिए। ध्यान देना बेटा, ए और बी के बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, कब हो रहा होगा। रिएक्शन तब हो रहा होगा जब ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, है ना, जब कॉलिजन हो रहा होगा, है ना। एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर में ए है बी है, दोनों आपस में कोलाइड कर रहा है और रिएक्शन हो रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे ए और बी का, ए और बी के अमाउंट के बढ़ाने के बाद क्या होगा, उन दोनों के बीच में कॉलिजन बढ़ेगा और कॉलिजन बढ़ेगा मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। क्यों बेटा, भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना। जैसे ही अमाउंट बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब भीड़ ज्यादा हो गई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखने की कोशिश करें, इस रिएक्शन का, तो हम क्या लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा है कि जैसे जैसे हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हैं रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ता चला जाता है। मतलब समझ में आया? फिर से मेरी बात समझो। क्या बोला उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाते हो रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ता चला जाता है। अब एक बात देखो, मान लो जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो क्या है, ए बी बी। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ए और बी के जो यहां पर है और यहां पर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ में ये जो कॉफिशिएंट है ना बेटा, ये कॉफिशिएंट कहां आ जाएगा, ऊपर में। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन बोला कि जो भी कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट हमेशा कहां आ जाएगा बेटा, ऊपर में। आ रही है बात समझ में लॉ ऑफ मास एक्शन की? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, साथ में जो पावर आप यूज करेंगे वो पावर कॉफिशिएंट के इक्वल होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते है ना, कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते। ध्यान देना, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब अगर हम रेट लिखने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने अपन को क्या बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला कि साहब आप अगर रेट लिखना चाहते हैं ना तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दीजिए रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट कौन है, N2 है, H2 है, साथ में कॉफिशिएंट 1 है, कॉफिशिएंट 3 है। खत्म।
आ रही है बात समझ में? ये मैंने रेट किसके अकॉर्डिंग लिखा? ये मैंने रेट लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। आ रही है बात समझ में? मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लेते हैं PCl5 डिकम्पोजेस टू गिव PCl3 एंड Cl2। हमको इसका रेट लिखना है। हम इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कौन है हमारा? PCl5। कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास? 1। दैट्स इट। मतलब बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन ने अपन को क्या समझाया? लॉ ऑफ मास एक्शन ने मेरे को समझाया कि जब आप रिएक्शन का रेट लिखते हो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसके, और जो पावर आप यूज करेंगे वो पावर कॉफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर। Hopefully this is very clear. So now law of mass action के बारे में आपको ये समझ में आ गया कि according to law of mass action the rate of a chemical reaction जो होता है वो concentration के directly proportional होता है, और जो power हम लोग यूज करते हैं वो coefficient के equal होता है। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट जिसका पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन है। मैकेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग डायरेक्ट लॉ देख रहे हैं। बेटा जब रेट लॉ इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में तो रेट लॉ क्या बोला एंड वेयर दिस वन इज डिफर? ये लॉ ऑफ मास एक्शन से कहां अलग हो गया? इसने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो रेट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? ध्यान दो, फिर से हम एक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। AA लाइक ओनली BB गिव्स AB। मेरे को किसी ने बोला कि भाई रेट लिख के दिखाओ। जब हमने लिखा, अभी आपको मैंने पढ़ाया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और B के, A के भी B के भी। A का कॉफिशिएंट A था, B का कॉफिशिएंट B था। ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। जब रेट लॉ आया, रेट लॉ ने कहा कि सर रिएक्शन का रेट तो आप ठीक लिख रहे हो, रेट तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करेगा, A और B पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन यहां जो आप पावर यूज करते हो A और B, जब लॉ ऑफ मास एक्शन आया तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि वो जो पावर आप यूज कर रहे हैं वो पावर इस दो कॉफिशिएंट के इक्वल होगा। लेकिन जब रेट लॉ आया तो रेट लॉ ने कहा कि ये जो पावर आप यूज करते हैं, देखो मैंने यहां अल्फा बीटा लिखा है, वो जरूरी नहीं है कि इस कॉफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर क्या बोला? फिर से जरा। मैंने बोला कि जब आप रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो ठीक लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में, लेकिन जो पावर आप यूज करते हैं वो पावर कंसंट्रेशन के जो कॉफिशिएंट टर्म्स हैं इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब यहां जो अल्फा एंड बीटा है वो मे बी इक्वल टू A एंड B और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा ओनली आफ्टर नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये जो बातें हैं ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब बोलोगे सर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मेरे को सिर्फ रिएक्शन दे दे तो हम उसका रेट नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे भाई? अगर अपन को रेट लॉ के हिसाब से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि पावर क्या देंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पावर में क्या आएगा। तो जब पावर में क्या आएगा ये मुझे पता नहीं चल रहा है तो फिर हमारे लिए इट विल बी डिफिकल्ट टू राइट, है ना? तो नट इन ए सेल ओवरऑल बात जो मैंने आपको अभी बताया, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए मैंने रखा है। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा, जरा ध्यान देना। मैंने अभी क्या बोला कि जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लिखते हो, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों प्रॉब्लम नहीं था? उसने बोला कि साहब जो कंसंट्रेशन है वही ऊपर जाएगा, है ना? इट वॉज ईजी टू राइट। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं कौन से रेट के बारे में, जैसे हम लोग बात करते हैं सर रेट लॉ के बारे में, अभी रेट लॉ पूरा झमेला करने लगा। रेट लॉ ने कहा कि साहब कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे एक रिएक्शन देखो मेरे पास एक रिएक्शन है, ध्यान देना।
मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है? We have a reaction like 2N2O5 decomposes to give 2N2O plus this reaction is 2N2O5, okay, actually 4N, sorry, what was the reaction? 4NO2 plus O2, okay, 4NO2 plus O2. So now it is balanced, hopefully, yes. Now this is decomposition reaction in which an oxide of nitrogen is decomposed, whatever. अब आपको इसका कोई रेट लिखने बोलते हैं। अब सिर्फ इतना ही डेटा मेरे पास है, कुछ नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता। तो साहब अगर कुछ नहीं पता तो हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो कॉफिशिएंट था ये इधर पावर में आ गया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि भाई क्या ये जो हम लिख रहे हैं क्या ये सही है, क्या N2O क्या जो रेट है वो कंसंट्रेशन का स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है क्या? तो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंटली बोला कि नहीं साहब ऐसा हो नहीं रहा एक्चुअली में। एक्चुअली ये कैसे चल रहा है? एक्चुअली ये चल रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 का पावर 1। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये कि सर ये जो 1 है ये कहां से आया? ओनली आफ्टर नोइंग द मैकेनिज्म और एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। बोलोगे सर तो इसका मतलब आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिर्फ रिएक्शन देकर के छोड़ दे और बोले भैया रेट लिख दो तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो जनरली ऐसा करेगा नहीं। दूसरी बात, अगर उसने ऐसा किया और आपको बोला कि भैया तुम रेट लिख दो, तो मेरे पास एक ही उपाय है, जो कॉफिशिएंट है हम उसी को ऊपर लिखेंगे, है ना? क्योंकि 2 के अलावा यहां क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते। ये या तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा या तो पता चलेगा कैसे बेटा? मैकेनिज्म के थ्रू। आगे हम लोग सीखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ओवरऑल बात, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ कहां डिफर करता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि जब आप केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हो, जब आप केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हो तब जो कॉफिशिएंट है वही ऊपर जाएगा। ध्यान देना, कुछ नहीं लिखना है, एकदम इजी है ना? ए बी बी गिव्स ए बी। आपने रेट लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का ए, बी का बी। अगर यही दोनों ऊपर गया, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि कोई पॉसिबिलिटीज और है नहीं, यही दोनों ऊपर जाएगा। रेट लॉ आया, उसने बोला साहब ऊपर ए बी भी जा सकता है, कुछ और भी जा सकता है। इसका मतलब दोनों कहां डिफर हो रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है जो यहां वही यहां। रेट लॉ बोलता है कि भाई ये तो ठीक लिख रहे हो लेकिन जो पावर लिखे हो वो इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं बता सकते, ये सर्टेन एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा। Is this very clear? Hopefully yes. If you have any doubt, please comment. And next video में हम लोग इस पे बात करेंगे how to write molecularity and order of the reaction with certain mechanism also. Thank you.